जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोगों का स्वागत करता हूं CNCERT हब में। कक्षा 10 के का एग्ज़ाम हो या फिर कक्षा 11 को या कक्षा 12 को, सभी का एग्ज़ाम आप लोगों का 24 फरवरी से स्टार्ट है। हाई स्कूल का 24 फरवरी को हिंदी का पेपर है, उसके बाद अदर पेपर हैं आप लोगों के। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए और हर एक टॉपिक में वन शॉट में वन चैप्टर को कंप्लीट कराने का वादा है मेरा। मैं एक शॉट में एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट कराऊंगा। आप लोग देख भी सकते हैं यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ यूपी बोर्ड क्लास 10 साइंस चैप्टर 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से मैंने सभी क्वेश्चन को खुद उठाया है और खुद लिखा है। तो इसके लिए आप लोगों को वीडियो को लाइक करना चाहिए और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब इंपॉर्टेंट सीरीज यहाँ पे स्टार्ट कर दी गई है आप लोगों के एग्जामिनेशन के नजरिए के देखते हुए। तो आज के टॉपिक का मेरा पहला क्वेश्चन है जो कि आप लोगों की स्क्रीन पर है कि कंकाली या ढांचा रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा, वह रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों और तत्वों के परमाणुओं की संख्या संतुलित न हो कंकाली या ढांचा रासायनिक समीकरण कहते हैं। बहुत आसान शब्दों में मैंने इसमें आंसर भी लिखा है, बहुत शॉर्ट तरीके से। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि फेरस सल्फेट की वियोजन क्रिया लिखिए 2FeSO4। ठीक है, जब उसको आप हीट और अपघटन करेंगे तो FeO3 अलग हो जाएगा, SO2 मतलब कि SO2 गैस है तो उड़ जाएगी और SO3 भी गैस है वो भी उड़ जाएगी। ठीक है, तो ये इसका आप लोग देख सकते हैं, इसका फेरस सल्फेट का वियोजन क्रिया है। आप लोग PDF मैं आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल पे दे दूंगा या टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो आप लोग उसकी चिंता मत करिए, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित रूप में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है चैप्टर नंबर 1 का। तो PbNO3 2s ऊष्मा दी गई है इसको, तो PbONO2 और O2 में अलग हो गई है। अब इसका उत्तर करना, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। ठीक है, आपको पता है संतुलित में दोनों तरफ के अणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो वहाँ पे Pb के पास 2 अणु नहीं थे, तो मैंने यहाँ पर Pb को 2 अणु दे दिए। इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए मुझे और भी मतलब कि पेजेस की ज़रूरत होगी, तो इसलिए इसको ज़्यादा नहीं समझ आता हूँ, लेकिन इतना बता देता हूँ आप लोगों को कि दोनों तरफ के अणुओं की संख्या बराबर होगी तभी वो संतुलित होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। प्रश्न नंबर 4 है हमारा कि जब बिना बुझे चूने को जल में मिलाया जाता है तो रासायनिक रूप में क्या होता है। तो उत्तर है बिना बुझे चूने को जल में मिलाने पर बुझा हुआ चूना बनता है। ठीक है, सीधी सी बात है। जब COS को H2O में मिलाते हैं तो CaOH2 और AQ प्लस ऊष्मा उत्पन्न होती है और यहाँ पे आपको बिना बुझा हुआ चूना मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि किसी भी रासायनिक समीकरण का संतुलन किस आधार पर किया जाता है। उत्तर आप लोगों का क्या होगा, किसी भी रासायनिक समीकरण का संतुलन द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में कौन सी गैस युक्त कर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन न हो सके, मतलब कि चिप्स मुलायम न हो सके, उनका तेल बाहर न निकल सके। तो उसमें नाइट्रोजन गैस मिलाते हैं किसी भी प्रोडक्ट में। यहाँ पे चिप्स ही नहीं, आप किसी भी देख लीजिए अदर प्रोडक्ट हो गए जो खाने वाले हैं जिनमें गैस भरी होती है, उनमें यही भरा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की क्या भूमिका होती है। तो आपको पता है उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की गति को तीव्र या मंद कर सकते हैं, परंतु स्वयं अपवर्तित रहते हैं। ठीक है, उत्प्रेरक या तो तीव्र कर देगा, अधिकतर उत्प्रेरक के रूप में आप लोग देखते होंगे ऊष्मा को यूज करते हैं या फिर आपको जल का यूज करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इस पर डबल स्टार भी लगा सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये मेरे समय में भी आया था 2 नंबर का। किसी एक या अधिक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में बदलना, क्या लिखा है, किसी एक या अधिक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में बदलना जिसका संगठन तथा गुण भिन्न हो, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्थाओं को किन संकेतों द्वारा दर्शाया जाता है। तो आप लोगों का उत्तर होगा रासायनिक समीकरण में अभिकारकों तथा उत्पादों के गैस, द्रव्य, जलीय तथा ठोस अवस्थाओं में क्रमशः G, AQ तथा S से दर्शाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि अवक्षेपण अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। तो अवक्षेपण अभिक्रिया आप लोग भी जानते हैं, उसका उदाहरण है यहाँ पे मैंने जो शॉर्टकट में सबसे आसान मुझे जो लगा मैंने लिख दिया है। लेड नाइट्रोन और पोटेशियम आयोडाइड को जब हम मिलाते हैं तो लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट अलग अलग हो जाता है। ठीक है, लेड से मिलकर आयोडाइड और पोटेशियम से मिलकर नाइट्रोट अलग हो जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं वर्ड का कॉमन सेंस है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि कैल्शियम ऑक्साइड को जल में घोलने पर ऊष्मा में क्या परिवर्तन होता है। तो उत्तर होगा कि कैल्शियम ऑक्साइड को जल में घोलने से जल की ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है किसी क्रियाशील धातु कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है। तो आप लोगों का उत्तर होगा हाइड्रोजन गैस निकलती है। उदाहरण में ZnH2SO4 ZnSO4 H2 गैस बाहर हो गई। ठीक है, वह अभिक्रिया लिखिए जिसका उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। तो 2AgBr
Br मतलब यहाँ पे आर्गन हुआ, ब्रोमीन हुआ। सूर्य का प्रकाश और Ag प्लस Br, ठीक है, मतलब आर्गन और चांदी, और जब उसको मिलाया गया ब्रोमीन को तो ये हुआ। कोयले के दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उत्तर संयोजन अभिक्रिया तथा ऑक्सीकरण, ठीक है। कैसी अभिक्रिया है? तो उत्तर है आप लोगों को संयोजन अभिक्रिया और ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, PbSOCuCl2 से PbCl2 प्लस Cu किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो विस्थापन अभिक्रिया, यहाँ पे विस्थापित हुई चीजें आप देख सकते हैं, PbCl2 के साथ जुड़ गई है और Cu जो है अलग हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे विस्थापन होता है, जब तत्व आपस में विस्थापित होते हैं तो विस्थापन अभिक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? ये भी क्वेश्चन हमारे समय में आया था एग्जाम में 2 नंबर में। तो उत्तर है अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक उपचयित होता है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर क्या बनता है? तो आप लोगों का उत्तर होगा श्वेत मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 18 है कि मैग्नीशियम रिबन को वायु पर जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्सीकृत होता है या अपचयित? तो आप लोगों को बताना है कि मैग्नीशियम उपचयित होता है, ठीक ना, ऑक्सीकृत ना अपचयित, उपचयित होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा कि CH4O2 तथा CO2GH2O का संतुलित समीकरण क्या होगा? तो आप लोगों का आंसर होगा CH4 प्लस 2O2 प्लस CO2 प्लस 2H2O, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, N2 तथा H2 की अभिक्रिया को संतुलित समीकरण लिखिए। तो आप लोगों का उत्तर होगा N2 3H2 2NH2, ये संतुलित अभिक्रिया है, आप लोग देख कर लिख सकते हैं, समझ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्न अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। सोडियम सल्फाइड जल, क्लोरीन, सोडियम सल्फेट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उत्तर आप लोगों को क्या होगा? Na2SO3 H2O Cl2 Na2SO4 2HCl, ठीक है। तो ये इसका उत्तर हो गया। हल्के हरे रंग के फेरस सल्फेट के क्रिस्टलों को गर्म करने पर क्या होगा? तो आप लोगों का उत्तर होगा फेरस सल्फेट के क्रिस्टल से जल निकलने पर वे श्वेत हो जाते हैं। क्या हो जाता है? वे श्वेत हो जाते हैं, ठीक है। हल्का हरा गर्म किया, श्वेत बन गया। कॉपर से अधिक सक्रिय 3 धातुओं के नाम लिखिए जो कॉपर से ज्यादा सक्रिय है। तो फेरम आयरन हो गया, यानी लोहा, जिंक हो गया और मैग्नीशियम हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा कि अभिक्रिया H2S प्लस Br2 से 2HBr प्लस H में किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है? तो उत्तर आप लोगों का होगा ब्रोमीन का। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। Zn, Pb और Cu की क्रियाशीलता का क्रम लिखिए। तो सबसे पहले जिंक होगा, फिर Pb होगा, फिर कॉपर होगा। तो ये क्रियाशीलता का क्रम है। क्रियाशीलता के तत्व आप लोगों को पता होंगे, उन चीज़ों को आप लोग जानते भी होंगे। तो ये चीज़ें फिर से रिपीट हो गई हैं, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैंने 2 PDF एक ही में ऐड कर ली, हमको लगता है। कोई नहीं, क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। जहाँ तक मैंने आप लोगों को समझाया है वो चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ऐसी ही वीडियोज इस चैनल पे लगातार अपलोड होती रहेंगी, तो उसकी आप लोग चिंता मत करिए। चैप्टर 1 था, मैं आप लोगों के लिए चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सभी लेकर आऊँगा। मिलूंगा किसी और टॉपिक के साथ, किसी और चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको हमारे द्वारा दिए गए क्वेश्चन कैसे लगे।